हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि रेलवे की रिक्रूटमेंट के ऊपर है। इलेक्शन ईयर पे रेलवे का रिक्रूटमेंट जरूर निकलता है। तो आज का वीडियो है आरआरबी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा और कांस्टेबल दोनों का ही नोटिफिकेशन निकला है। दोनों को आप अप्लाई कर सकते हो और दोनों के बारे में इस वीडियो में आप सब कुछ जान लोगे। एक स्पेशल बात यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश आपको नहीं आता होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश का पेपर नहीं है। दूसरी बात सिर्फ सिर्फ सिंगल एग्जामिनेशन है। एसएससी सीपीओ को मैं कह रहा था सबसे इजीएस्ट है, पर एक्चुअली में रिटन एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इजीएस्ट ये है क्योंकि यहाँ पर आपका मेंस कुछ भी नहीं है और इंग्लिश भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा इसके अंदर है। फिजिकल टेस्ट थोड़ा सा इसका मुश्किल है। तो आइए आज के वीडियो में चलते हैं और डिटेल डिस्कशन करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। इसको अब रेलवे पुलिस से आप कंफ्यूज मत कर जाना, दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा जब सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो ठीक है। तो आइए वीडियो पे चलते हैं और चीज़ें डिटेल में देखना हम लोग शुरू करते हैं। तो एसआई और कांस्टेबल दोनों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और दोनों का ही नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। सबसे अच्छी बात आपको बता दूं इस नोटिफिकेशन की कि वर्दी वाली नौकरी है। 20 से 25 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। कहां पे? आपका सब इंस्पेक्टर का। लेकिन यहां पे रिलैक्सेशन दिया गया है 3 साल का, और अब तो 20 से 28 साल तक के बच्चे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और कांस्टेबल में ये 20 जो मिनिमम यहां पे लिखा हुआ है ना, ये आपका 18 हो जाता है। तो 18 से 25 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते थे, बट अब कांस्टेबल में भी 18 से 28 तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। कोविड की वजह से ये आपका दिया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड होगे, आप चाहो तो आप रेलवे आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का आपको मॉक टेस्ट देना हो, या फिर आपको कांस्टेबल का देना हो, या फिर आपको लोको पायलट का भरा होगा फॉर्म वो देना हो, कुछ भी देना हो, सबका मॉक टेस्ट आपको मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा। आपको रेलवे पैक मात्र 99 रुपीज में nuvannikhil.in पर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफी ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सब इंस्पेक्टर के लिए भी, प्रीवियस ईयर को भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट फ्री में पड़े हुए, आप वहाँ पे जाकर टेस्टिंग भी कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश 2 भाषाओं में यहाँ पर चीजें कवर है। सेम ऐसा ही आपका कांस्टेबल के अंदर भी फ्री मॉक टेस्ट है। आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी वेबसाइट है nuvannikhil.in, मात्र 99 रुपए में है। और आप मेगा पैक पे यहाँ क्लिक करते हो तो 150 रुपए में जितनी भी सरकारी नौकरी है देश में सबका मॉक टेस्ट आपका खुल जाता है। 99 में रेलवे का खुलेगा। तो आइए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। डेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो डेट की बात यहाँ पे करें तो हम लोग 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। कब तक? 15 मई आपका 2024 इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। आपको अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, कुछ करेक्ट करना है, तो 15 मई से 24 मई तक आपको एक्स्ट्रा डेट मिलेगा, इतना समय मिलेगा। और ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूं, ये कांस्टेबल और आपका सब इंस्पेक्टर दोनों का ही डेट यहां पर आपका सेम ही है, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो इसका एग्जामिनेशन डेट नहीं बताया गया है, बट एक्सपेक्टेड ये है कि सितंबर के बाद यानी अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्जामिनेशन होगा। लेट भी हो सकता है। लास्ट ईयर आपका जब ये एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में हुआ था, इसका नोटिफिकेशन 18 में निकला, एग्जाम 19 में हुआ था, सेम इसी टाइप का हुआ था। तो इसके अंदर काफी लेट हो आपका होगा। इस साल के एंड के आसपास आप लेके चलो, अच्छे खासा समय आपको इसके अंदर तैयारी का मिलने वाला है, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर का सैलरी वगैरह है, सब कुछ इसको हम लोग डिटेल में आगे देखने ही वाले हैं। वैसे सेम आपको डेट मैं बता ही चुका हूं कि यहां पर आपका जो कांस्टेबल वाला है ये आपका सामने है, उसका भी डेट एकदम सेम है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस के अंदर बहुत खूबसूरत चीज है जिसका लोग डिमांड करते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्टूडेंट है, जो कि सच में इकोनॉमिकली बैकवर्ड ही है, उनके लिए यहाँ पे फीस कम है। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन फीस अच्छे से बताता हूं। अगर आप मेल कैंडिडेट हो, कौन से कैटेगरी के, जनरल और ओबीसी के हो, तो आपको 500 रुपए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देना है। अभी एक बताऊंगा और इसके अंदर ट्विस्ट भी है। और अगर आप SC ST हो, एक्स सर्विसमैन हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, या फिर आप माइनॉरिटी हो और इकोनॉमिकली बैकवर्ड आप हो, तो आपको 250 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छी बात है, बल्कि मैं कहूंगा प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, ये अच्छी बात है कि अगर आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करते हो, पेपर देने चले जाते हो, तो ये लोग आपका फीस वापस कर देंगे। किसका करेंगे वापस? ये 250 का 250 वापस कर देंगे, और ये जो 500 रुपए है इसमें से ये लोग 400 रुपए वापस कर देंगे, जनरल वालों को भी वापस कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात है। फीस आपको 2 बार पे करना पड़ेगा, कांस्टेबल का और आप SI का दोनों का भरते हो तो 2 बार आपकी फीस यहाँ पे पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया फीस के बारे में। और एक चीज बता दूं, फॉर्म भरते वक्त जब भी आप किसी ऐसे जगह से अप्लाई कर रहे होगे, बाहर से किसी और के कार्ड से, तब ये बात आपका ध्यान रहे कि जब भी आप अप्लाई करोगे उसको, उसका कार्ड का डिटेल आपके पास हो, या फिर वो बंदा आपके पास नॉलेजेबल हो, या फिर आप अपना ही कार्ड उसको देना कि भाई इसी से पेमेंट कर दो, क्योंकि उसके अंदर ही आपका फीस रिफंड आएगा, ठीक है। आपका ऑल इंडिया पोस्ट कितना है? 4660 यहाँ पर है। क्या ये बहुत ज़्यादा है? नहीं, नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा इसको नहीं बोला जाएगा।
आपका ब्रेक देख लीजिए तो कांस्टेबल का 4208 आपका पोस्ट है यहाँ पर, और आपका सब इंस्पेक्टर का 452 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 4660 आपके टोटल वैकेंसीज यहाँ पे बनती है। ये एक्चुअली जोन वाइज बटा हुआ है। जोन वाइज बटने की वजह से क्या है, इसके अंदर आपका जोन वाइज वैकेंसी निकलती है, जो कि अभी नहीं बताएगी, बाद में आपकी बताई जाएगी। अभी हम लोग देख लेते हैं मेल फीमेल के हिसाब से। आपका एक कांस्टेबल का मेल के अंदर 3577 पोस्ट है, 631 आपकी फीमेल की पोस्ट है। और आपकी मेल की देख लेते हैं हम लोग, सब इंस्पेक्टर के अंदर 384 आपकी पोस्ट है और 68 पोस्ट है हमारी फीमेल की। तो ये आपको पोस्ट का समझ में आ गया होगा। और आपको देखिए जोन ऐसे बटा हुआ है, जैसे आपका ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप के अंदर कौन सा जोन है आपका, साउथ रीजन है, साउथ वेस्ट है, साउथ सेंटर है। इसके अंदर 126 आपकी पोस्ट है। कट ऑफ भी आपका जोन वाइज निकलता है। जोन मतलब जोन वाइज नहीं कहूंगा, ग्रुप वाइज निकलता है। ग्रुप ए में 3 आपके जोन आते हैं, ग्रुप ए का एक अलग कट ऑफ होगा, बी का अलग कट ऑफ होगा, सी का अलग कट ऑफ होगा। और ये जो वैकेंसीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लास्ट ईयर की दिखा रहा हूँ, इस साल तो बताया नहीं इन्होंने कि क्या वैकेंसी रहेगी। तो ये आपके सामने है, जैसे मेल और फीमेल की यहाँ पे बांटी हुई है। ये आपकी 2018 में जो निकली थी ना, उसकी बता रहा हूँ, ये इस बार की मतलब समझ लेना आप। तो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा कि आपका ग्रुप वाइज कट ऑफ निकलना है, कौन से ग्रुप से आप अप्लाई करते हो, ये बहुत आपका डिपेंडेंट है। बस ये क्लियर है कि आपका जो ग्रुप एफ है वो आपका स्पेशल फोर्स, यानी आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही है, लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है। उसके अंदर आप देख सकते हो सीट्स कम है, ये सीट्स सारी आपको ये लोग बाद में बताएंगे। तो आप कौन से जोन से अप्लाई करते हो, यानी कौन से ग्रुप से अप्लाई करते हो, इससे आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है नौकरी लगेगी कि नहीं। तो मैं कहूँगा थोड़े दिन रुक करके इस फॉर्म को भरो, कम से कम 8-10 दिन रुक जाओ। वैकेंसी अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, हम भरेंगे पिछले साल के कट ऑफ को देख करके, उस हिसाब से इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एज को देख लेते हैं। एज को मैंने आपको बताया दिया, 18 से 28 आपका है कांस्टेबल का, और 20 से आपका 28 है सब इंस्पेक्टर का, जो कि बहुत प्यारी बात है। 3 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए ये डेट आपका मिनिमम है, ओबीसी के लिए आपका ये मिनिमम है, एससी एसटी के लिए ये आपका मिनिमम है, बाकी सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी यहाँ पे डेट है एग्जैक्टली मेंशन है, जो कि ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। एक दिन भी आपका इससे पहले पैदा हुए होगे तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले एक बार रिलैक्सेशन बता दूं। हाँ, रिलैक्सेशन यहाँ पर बिल्कुल आपको मिलने वाला है। ये 3 साल का जो आपका कोविड का है उसके ऊपर से आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। 5 साल का आपका एससी एसटी का, 3 साल का ओबीसी का, जो जैसे मिलता है ना, सब कुछ यहाँ पे वैसे आपका मिलने वाला है, दोनों ही आपके फॉर्म के अंदर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें तो देखिए, आपका जो सब इंस्पेक्टर है इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, और आपका जो कांस्टेबल है इसके अंदर कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है। ध्यान दीजिए, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, किसी भी भाषा में आपने किया हो अपनी पढ़ाई, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। चाहे साउथ का कोई लैंग्वेज हो या फिर आपका ईस्ट वेस्ट का लैंग्वेज हो, कहीं का भी लैंग्वेज हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप 10th में या ग्रेजुएशन में कई बार फेल होकर के पास हुए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। डिग्री कुछ भी हो, बीकॉम, बीटेक, बीएससी, कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीए हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ, आपका एक क्वेश्चन आता है, क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। कोई फाइनल ईयर का बच्चा अप्लाई नहीं करेगा। इस फॉर्म को भरते वक्त आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ही अप्लाई आप कर सकते हो। 10th के बच्चे जो कि फॉर्म यहाँ पे आपका और 10th के ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट निकल चुका है, वो पास हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इंप्रूवमेंट दिया हुआ है कि भाई इंप्रूव करना है मेरे को मार्क्स कुछ, तो वो बच्चे यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पुराना मार्कशीट का ही मार्क्स आपको डालना है, नया नहीं डालना है। ठीक है, तो ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। फिजिकल यहाँ पे क्राइटेरिया है आपका, देखिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी लेंगे, फिजिकल क्राइटेरिया भी है। फिजिकल क्राइटेरिया आपको यहीं बता देता हूँ, टेस्ट का आपको मैं एग्जामिनेशन पैटर्न में बताऊंगा। तो आइए अच्छे से देख लीजिए। आइए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सबसे पहले देख लीजिए, हमारे पास ये जो क्राइटेरिया है, ये आपका ऊपर वाला सब इंस्पेक्टर का है और ये आपका नीचे वाला जो है वो कांस्टेबल का है। तो सब इंस्पेक्टर का देख लेते हैं, पीएमटी देख लेते हैं, यही आपका क्राइटेरिया है। तो ओबीसी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए मेल की मिनिमम हाइट 165 है, फीमेल की 157 है, और आपके चेस्ट 80 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए और 5 सेंटीमीटर वो फूलना चाहिए और 85 आपका हो जाए। एससी एसटी के लिए आपकी हाइट 160 चाहिए, फीमेल के लिए 152, और आपका चेस्ट 76.2 होना चाहिए और 81.2 आपका एक्सपेंड होकर के हो जाना चाहिए। गोरखा वगैरह आप ये सामने लिखा होगा, मराठा, इनमें से कुछ भी हो तो आपका अलग रिलैक्सेशन है। 163, 155 और चेस्ट का आपका सेम है,
इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कांस्टेबल के अंदर, जो कि एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। आप देख सकते हो कांस्टेबल के अंदर भी आपको सब कुछ यहाँ पे सेम मिल रहा है, जो रिलैक्सेशन ऊपर मिल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्राइटेरिया जो आपको पार करना पड़ेगा। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दो यार, अच्छे से लाइक कर दो, अच्छा एक कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छे सब्सक्राइबर हमको और बढ़ाने हैं क्योंकि, है ना। तो आइए सैलरी और प्रमोशन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सी नौकरी भरें, किस पे कितनी मेहनत करें, तो अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कांस्टेबल एक है आपका, एक दूसरा है आपका सब इंस्पेक्टर। सैलरी आपके सामने है, ये आपका बेसिक पे 35,400, 21,700, ये आपका पे बैंड लेवल 6 है, ये लेवल 3 है। इसके अंदर डीए लगा करके तो ये सीधा आपका यही 30,000 हो जाता है, सीधा कांस्टेबल का ही आप 30,000 हो जाएगा आपका, और 35,000 इसका है आपका, इसका भी डीए लगा करके 45,000 50,000 तो यही हो जाता है। तो आपका जो हाथ में सैलरी मिलने वाला है, लगा के चलो 40,000 रुपये कांस्टेबल में, 60,000 रुपये आपके सब इंस्पेक्टर में सैलरी मिलने वाली है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपका डाउट, मैंने कहा था क्लियर करूँगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस फोर्स में अंतर है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपका रेल मंत्रालय के अंदर आता है, तो इसके अंदर आपको रेलवे के फ़ायदे मिलेंगे, सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपका कोटा होगा, आपको एक अलग से ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको ट्रेन के अंदर जो भी फ़ायदे मिलते हैं वो सारे आपको मिलेंगे जो एक रेलवे एम्प्लॉय को मिलते हैं। ठीक है, प्लस क्या चीज़ है आपको बताता हूँ, क्या अंतर है बेसिकली। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है आपकी और रेल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। रेलवे पुलिस फोर्स आपकी एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है। रेलवे पुलिस फोर्स में जो आप भर्ती होते हैं वो स्टेट पुलिस के अंदर चले जाते हैं, प्रमोशन होकर के एग्जाम दे करके आपके स्टेट पुलिस में चले जाएंगे, या फिर कुछ साल सर्विस कर दें तो भी चले जाते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऐसा कभी नहीं कर सकता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम है ट्रेन को प्रोटेक्ट करना, रेलवे को प्रोटेक्ट करना, उसके अंदर गुड्स को, लोगों को प्रोटेक्ट करना, और इसी की आप हायरार्की में बढ़ते जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप थाने में बैठ जाओ। लेकिन अंतर क्या है, देखिए मान लीजिए कोई चोर पकड़ा गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने उसको पकड़ा, पुलिस ने नहीं। ट्रेन की जिम्मेदारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की है। जैसे उसको पकड़ेगा, वो अगले स्टेशन जब भी जहां पे भी रुकेगा, हर स्टेशन पे एक थाना होता है, वो वहां पे उतरेगा, थाना में बैठा होगा रेलवे पुलिस फोर्स, जो रेलवे के लिए ही सब कुछ दर्ज करता है, वो उनको वहां जमा कर देंगे। उनकी जिम्मेदारी अब रेलवे पुलिस फोर्स की हो जाएगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अपना काम हो जाएगा उसका। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम है रेलवे की प्रोटेक्शन करना, उसके जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और रेलवे पुलिस अपना आगे का प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर जो कोर्ट में उसको करना है वो करेगा, बेल करना है, क्या करना है वो करेगा। आपको समझ में है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और पुलिस फोर्स का अंतर। किसी लोग के लिए अच्छा भी है कि हाँ भाई, आप मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है, रेलवे के अंदर ही रहूँगा, ट्रेन के अंदर ही रहूँगा, और घाटा भी है कि हाँ मेरे को वो जो लोगों के बीच में पावर फील होता है वो फील नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर होता है, सब कुछ होता है, पब्लिक डीलिंग का काम ये भी है, जिस लोगों को पसंद है उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, सैलरी का आपको समझ में है, आपको अंतर भी समझ में आया। प्रमोशन का हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कांस्टेबल का। कांस्टेबल से आप प्रमोशन होकर बनोगे हेड कांस्टेबल, उसके बाद आप बनोगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आप बनोगे इंस्पेक्टर। इस कंधे पे 1 स्टार होता है एएसआई के, और आपका 2 स्टार होता है सब इंस्पेक्टर के ऊपर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर यहां पर आप डायरेक्ट बन जाओगे, ये समझो। ठीक है, कांस्टेबल के बाद आप अगर रिटन एग्जामिनेशन पास करते हो और आपका उम्र हो जाता है तो ही आपका प्रमोशन होता है। सपोज करो 6 साल पे आपका हेड कांस्टेबल आप बनोगे, एग्जाम पास करते हो तो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप नहीं बन पाओगे, तो एग्जाम पास करना यहाँ पे जरूरी है। बन पाओगे लेकिन और समय लगेगा, 10 साल में आप बनोगे, और 10 साल के बाद आप एएसआई का सपोज करो रिटन एग्जामिनेशन निकाल लेते हो तो आप डायरेक्ट एएसआई बन जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्राइटेरिया है यहाँ पे प्रमोशन जल्दी पाने का, पेपर आपको पास करना ही पड़ेगा। यहाँ तक हम सब इंस्पेक्टर में आ जाते हैं, तो सब इंस्पेक्टर में कोई पेपर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीनियोरिटी के हिसाब से ही आपका प्रमोशन होता है और कोई तरीका नहीं है। सब इंस्पेक्टर आपका एक पोस्ट है, नियम से देखा जाए तो ये आपके तीनों पोस्ट एक ही हैं, इसको इंस्पेक्टर ही बोला जाएगा, बस काम आपका बढ़ जाएगा, कोई रैंक में बहुत अंतर नहीं आता है। इंस्पेक्टर आप रहोगे, छोटे जगह का इंचार्ज हो जाओगे, सर्कल इंस्पेक्टर बनोगे, सर्कल का इंचार्ज होगे, जोनल इंस्पेक्टर बनोगे तो आप जोन का इंचार्ज हो जाओगे, लेकिन रैंक की हायरार्की में आपका कोई बहुत अंतर नहीं मिलता है। ठीक है, लास्ट आपका होगा डीएसपी। इसके अंदर कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है, सब आपका आप एसीआर जो होगा वो, और आपका नॉर्मल जो प्रमोशन होता है उसी हिसाब से आपका यहाँ प्रमोशन होगा। कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर बनने का रिटायरमेंट पे, और यहाँ डायरेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। ये गेस्टेड ऑफिसर बन के आपका रिटायर होगा और ये गेस्टेड ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तो आपको ये दोनों के अंतर समझना है कितना अंतर है, और इसी हिसाब से मेहनत आपको करनी है। सब इंस्पेक्टर का फॉर्म ही मैं कहूँगा आपके प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि पेपर एक है, सिलेबस एक है, सब कुछ एक है, तो दोनों फॉर्म भरना है, छोड़ना नहीं है ये फॉर्म। ऐसा फॉर्म निकलेगा नहीं, सालों बाद निकलता है। ऐसा भी हो सकता है पता चला नोटिफिकेशन है, आपने फॉर्म नहीं भरा, बाद में पता चला
यहाँ 8,000 पोस्ट बढ़ गया, तब क्या करोगे? मिस मत करना है, फॉर्म जरूर भरना है आपको, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, आखिर कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए इसके अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसको यहां पे मैं काट देता हूं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये आपका एलिजिबिलिटी है जो आपको बता दिया। उसके बाद आपका है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका फिजिकल पेपर है, जो इसको पास करेगा वो सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पहुंच जाएगा। 1/3 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स या फिर सीबीटी कुछ भी बोल लीजिए, इसके मार्क्स से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिजिकल के मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होने वाले। ये 0.5 इसको मैं काट देता हूँ, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। 1/3 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन यहां पर आपका 1 नंबर का, आप यहां पे आ जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन पे प्रीलिम्स के ऊपर, सीबीटी जिसको बोला जा रहा है। इसके अंदर मैंने कहा था इंग्लिश का पेपर नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जनरल अवेयरनेस का पेपर है, अर्थमेटिक का है, रीजनिंग का पेपर है। यहां पे आपको सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं निकलता है। तो ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन है आपका, 50 मार्क्स का, 35 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक है, 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग है और सेम उतने ही मार्क्स का है। तो 120 मार्क्स का आपका ये पेपर है, 120 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। तो इसके अंदर आप समझ रहे हो मैथ और रीजनिंग काफी ज्यादा आ रहा है, 70 आपका क्वेश्चन है। तो और ये हालांकि 50 आपका क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, तो थोड़ा सा कम कर देते तो अच्छा था, लेकिन ये लोग टेस्टिंग ले रहे हैं अच्छा खासा, क्योंकि कट ऑफ ये चाहते नहीं है बहुत ज़्यादा आए, ठीक है। और अच्छी बात क्या है, आप नीचे ध्यान से देखो, ये सारे भाषाओं में ये पेपर अवेलेबल होगा, यानी सारे ही भाषाओं में आप पेपर दे सकते हो। ये आपके सबसे अच्छी बात है, आप अपने लोकल लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हो, कोई यहाँ पे इंग्लिश की फालतू रिक्वायरमेंट नहीं ऐड की हुई है, जो कि जरूरत भी नहीं है इस नौकरी के अंदर। ये आपका हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम लोग आ जाते हैं फिजिकल आपका टेस्ट क्या होने वाला है। मैं फिर से स्क्रीन से हट जाता हूं, तो यहां पर आप आ जाओ। हमने पीएमटी देख लिया था क्राइटेरिया, अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर फिजिकल टेस्ट क्या होगा। यहां पर अंतर है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जो है ये सब इंस्पेक्टर का देखेंगे। जब ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मैं दूंगा ना, ये पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, नो होने के लिए आप सर्च कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। और अच्छा हाँ, मैं परीक्षा पंचांग ऐप भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर आप सारे अपने टाइम टेबल वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जितनी भी सरकारी नौकरियां उसकी तैयारी करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, आप वेट करिएगा उसका, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा सब इंस्पेक्टर आपको, ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे फॉलो करके। तो मैं हट जाता हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक 1600 मीटर का दौड़ है, जो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में पार करना पड़ेगा। 800 मीटर का भी आपका दौड़ है, जो आपको 4 मिनट में करना पड़ेगा, लेकिन ये फीमेल के लिए है। मेल के लिए आपका 1600 मीटर है और फीमेल के लिए आपका यही चीज 800 मीटर है। एक बार कांस्टेबल पे भी हम लोग ऐसे पैरेलली देख लेते हैं। कांस्टेबल में 1600 मीटर आपको मेल को दौड़ना है, कितना? 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। आप देख सकते हो 1 मिनट का कम से कम यहाँ पे अंतर आ रहा है। और फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर दौड़ना है कांस्टेबल के अंदर। आपको आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट चाहिए यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फिजिकल फिट यहाँ पे होना पड़ेगा। लॉन्ग जंप देख लो, लड़कों के लिए 12 फीट है और 9 फीट है आपका फीमेल के लिए। 14 फीट आपका यहाँ पर कांस्टेबल के लिए है और आपका 9 फीट यहाँ पर फीमेल के लिए है, जो कि मैं उतना नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ा बात है। लॉन्ग जंप अगर आपकी भागने की स्पीड पेस आप सही कर लेते हो, लॉन्ग जंप पॉसिबल है। 12 फीट तो बहुत पॉसिबल है, 14 फीट थोड़ा सा मुश्किल है। हाई जंप यहां पे प्रॉब्लम है। देखिए 3 फीट 9 इंचेस, आपको 1-2 इंच का लग रहा होगा अंतर, यार ये तो थोड़े से ही 2-3 इंच तो है सर। आप फिजिकल देने जाओ अंदाजा लग जाएगा, 2-3 इंच से ना 200-300 बच्चे छट जाते हैं, इससे भी ज़्यादा बच्चे छट जाते हैं। तो आप समझ रहे हो, मेल के लिए 3 फुट 9 इंचेस, फीमेल के लिए 3 फुट, और यहाँ पर फीमेल के लिए 3 फुट और मेल के लिए 4 फुट आपका हाई जंप आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट है जो आपको पार करना पड़ेगा, कांस्टेबल में भी और आपको सब इंस्पेक्टर में भी, दोनों के अंदर ही। कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको सबसे फर्स्ट आना है, सबसे ऊंचा कूदना है, बस ये आपका क्वालिफाइंग ही है। लेकिन इसको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा टफ है, ये हल्के में नहीं है। मैं जानता हूँ, भागा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 1600 मीटर 6 मिनट में भागना भी काफ़ी ज़्यादा एक मेहनत का काम है, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता है। जबकि मैं आपको एसएससी में नहीं कहता हूँ ये चीज़, एसएससी में आपको ऐसे ही हो जाता है, भागने वागने में कुछ नहीं है, बस हाई जंप ही इशू होता है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट हो गया, अब भाग मत जाना, फिजिकल आप प्रैक्टिस करने, पहले पेपर रिटर्न की तैयारी कर लो, ठीक है। बेस्ट सिंगल बुक की बात करते हैं। अभी जस्ट लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि दोनों का कंबाइंड बुक अभी लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर सारे आपके यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। सारा का सारा आपका सिलेबस इसके अंदर कवर है, आपका कॉन्सेप्चुअली 2000 से ज्यादा आपके प्रैक्टिस करने के पेपर दिए हुए हैं और आपके 5 प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। मतलब शिफ्ट वाइज अलग अलग शिफ्ट के होते हैं ना, तो 5 आपके पेपर भी दिए गए हैं। तो एक ओवरऑल बहुत अच्छी किताब बन जाती है, जो कि मैं कहूँगा आप इसको परचेस कर लो। अगर आप नए हो, आपको पता नहीं रेलवे के बारे में कुछ भी, बैंक की तैयारी करते थे, ये दिख गया वीडियो तो आप भरोगे फॉर्म, तो ये किताब वन ऑफ द बेस्ट है। इसके साथ आप क्या परचेस कर लेना, ये किताब परचेस कर लेना। 10 आपका प्रीवियस ईयर
के पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। वरना आपको ये परचेस करने का मन नहीं है, बुक से इंटरेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप ये किताब परचेस कर लेना। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, आप नोवा निखिल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, फॉलो कर लेना, ठीक है। और आपका ये प्रीवियस ईयर पेपर जो बुक में इंटरेस्टेड होते हैं वो इसको जरूर अपना पढ़ सकते हैं, इसके अंदर अच्छे खासे पेपर्स दिए हुए हैं। तो आपको प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छा खासा करना पड़ेगा ही, तो क्योंकि पेपर आपको पहले बता दूं थोड़ा सा टफ है, हल्के में नहीं होता है। लेकिन अब बच्चे जो पूछते हैं कि सिंगल बुक बताओ सर, सिंगल बुक हमको जानना है, तो रीजनिंग के लिए बुक आपका बहुत मोर देन सफिशिएंट है। वर्बल नॉन वर्बल ये आपके सारे एग्जामिनेशन इसके अंदर कवर हो जाते हैं, और आपका रेलवे का भी इसके लिए भी बहुत अच्छी किताब है, ये बुक मैं रिकमेंड करता रहता हूँ। क्वांट के लिए फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है, आंख बंद करके परचेज कर लो, इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी किताब है ये दोनों किताब, रीजनिंग और आपका ये क्वांट। इंग्लिश के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश का यहाँ पे फॉर्म आप में आपको कुछ करना ही नहीं है, इसको काटने में बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए मैंने लिखा था, काट दिया मैंने। यहाँ पे इंग्लिश की कोई बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। जनरल नॉलेज के स्टैटिक पोर्शन के लिए एक लूसेंट की किताब तो आप ज़रूर परचेस कर लेना। करंट अफेयर्स के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर ज़रूर स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा। अगर इस वीडियो में अच्छा व्यू आता है तो मैं इस फॉर्म का स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हर एक चीज़ बताऊँगा कहाँ से क्या पढ़ना है, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ PDF या फिर कुछ मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकूँ। तो ये आपका हो गया स्टैटिक पोर्शन का। करंट अफेयर्स के लिए आप वैसे पूछो तो विजडम का या फिर प्रतियोगिता दर्पण का करंट अफेयर्स स्पेशल एडिशन परचेस कर लेना। अभी परचेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी से 2 महीने 3 महीने बाद तक का करंट अफेयर्स आएगा आपका एग्जामिनेशन में, तो आप अभी से बस पुराना करंट अफेयर सारा इस साल का पढ़ते हुए चलो, क्योंकि रेलवे है, कम फॉर्म निकलता है, तो पूरा 2024 का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, सिर्फ 6 महीने का नहीं पढ़ना है। तो आप अभी भी पिछले 6 महीने का या 4 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, चाहो तो किताब ले सकते हो। सिलेबस को देख लेते हैं, पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है दोनों ही नोटिफिकेशन के अंदर, और ये आपका सिलेबस है, आपके सामने है। अच्छा खासा इसके अंदर सिलेबस है, और मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा है, बहुत समय लगेगा आपको, लेकिन ईजिली ये 3 महीने के अंदर बहुत मास्टर किया जा सकता है सिलेबस को, और आपके पास यहाँ पे 5 से 6 महीने है, तो मैं इस मौके को नहीं कहूँगा कि आप छोड़ो। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने कहा था आपका कट ऑफ जो है वो ग्रुप वाइज आता है, तो आपका सामने है ग्रुप वाइज। ग्रुप ए का कट ऑफ देखिए कितना ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 94 भाई 120 में से आई है, ठीक है। 94 कट ऑफ है। 100 है आपका ग्रुप बी का, फिर 94 आपका कट ऑफ है ग्रुप सी का, ये आपका सब इंस्पेक्टर का मैं बता रहा हूँ, फिर 99.95 है। अब देखो यहाँ पे ग्रुप ई का बड़ा मस्त है 74.22। देखो ई पे अगर आप सेट हो सकते हो, पढ़ सकते हो, और भगवान की दुआ से आप ई में ही रह रहे हो, मान लो गलती से, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, कोई डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और आप एफ में देखते हो तो यहाँ पर भी कम कट ऑफ है, तो इन दोनों का कट ऑफ कम है। फॉर्म भरते वक्त ध्यान रहे, अगर आपको अप्लाई करने का मन है तो आप इन जोन में कर सकते हो। ये भी ध्यान रहे, पेपर देने, फिजिकल देने, सब कुछ वहीं पर जाना पड़ेगा, आपका पेपर सब कुछ वहीं पर होने वाला है फिर, ठीक है। ये आपका देख लिया आपने सब इंस्पेक्टर का, यही लास्ट के 2 जोन जो हमारे हैं, यही सबसे हल्के हैं कट ऑफ के हिसाब से, ये आपका स्पेशल प्रोटेक्शन वाला है, ठीक है। फीमेल का भी आप लोग देख लो, आपका स्पेशल प्रोटेक्शन के अंदर फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर 0 कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, वरना फीमेल का कट ऑफ देख लो, यहाँ पे बहुत कम है, 42 यहाँ पर है, आपका 87 है यहाँ पर, आपका जोन आपका कौन सा है, डी है ये। उसके बाद सी के अंदर आप देख लो 79 है, लेकिन यहाँ पर आपका कट ऑफ बैकफायर कर जा रहा है, 87 है और यहाँ पर 79 है, तो ए के अंदर आपका फीमेल के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। बी के अंदर तो कॉम्पिटिशन काफ़ी कट थ्रू होता है फीमेल के लिए भी, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा सामने। अब हम लोग आ जाते हैं कांस्टेबल के ऊपर। मेल फीमेल का कंपैरिजन आपके सामने है, आप देख लो यहाँ पे आपका ग्रुप के हिसाब से क्या क्या कट ऑफ बन रहा है। आपका ऑब्वियसली कांस्टेबल का कट ऑफ कम है देखा जाए तो, और ये देख लीजिए। और ग्रुप डी वाले भाई थोड़ा सा सावधान हो जाएं, मेल स्पेशली कट ऑफ देख लो एक बार, 117 नंबर। तो भाई ग्रुप डी यहाँ पर बहुत ही सतर्क रह करके भरें, जो अगर आपका जोन यहाँ पर है, यहाँ पर भरने का मन है तो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना कट ऑफ भरना है। कट ऑफ ये सारा 120 में से है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा कर चाहिए कि आपका हिसाब कैसा बैठ रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। एग्जामिनेशन पैटर्न जो था वो आपका कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है। कट ऑफ भी आपने देख लिया, ठीक है। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप? दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? कहीं से अप्लाई कर सकते हो। क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सारे आपके कुछ डाउट्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, और भी सब कुछ मैंने आई थिंक बता दिया इस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन को लेकर के। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिलेगा और आपको चाहिए स्ट्रैटेजी वीडियो, तो मैं कहूँगा आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप शेयर करिए। वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ लेकर के आइए, और मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊँगा, फ्री में बताऊँगा, फ्री पे घर बैठे बिना किसी को पैसा दिए हुए आप कैसे इस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हो। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक